guys, welcome back to our channel. तो हम रिएक्ट करेंगे ध्रुव रावटी की वीडियो पर, जो कि हमने इससे पहले किया था। पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहां पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट बांग्लादेश छात्र लीग के भी बीच में क्लैश देखने मिलता है। सो आई एम जस्ट वेरी मच एक्साइटेड टू सी व्हाट इट वुड बी। विंग है आवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे? सिर्फ प्राइम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि हसीना का जो पॉइंट है, जो रिजर्वेशन होती है वो फ्रीडम फाइटर्स की चिल्ड्रंस को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को, ग्रैंड टू ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिले जाएगी। बस इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश वाले। तो वो उसका स्टेटमेंट है कि रजाकार्स को मिलेंगे अगर फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेंगे। तुमको इतनी फ्रीडम फाइटर्स से प्रॉब्लम क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक उन्हें कोई फ्रीडम फाइटर्स से प्रॉब्लम होगी जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन की वजह से बाकियों को चांस नहीं मिल पाता है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रजाकार को लेकर। आखिर क्या है ये रजाकार? रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार बाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुफ्ती बाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार बाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकार्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से करीब 26,000 को माफ कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाकियों को पनिश किया गया या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार बाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप यहां समझ सकते हैं क्या है दोस्तों। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है। ओके, सो रजाकार, मैंने जब डाउट किया था कि मुझे लगा था कि शायद रजाकार का मतलब टेररिस्ट होगा, बट नो, रजाकार का मतलब बांग्लादेश के हिसाब से इट्स ट्रेटर मीन्स गद्दार। He explains very well. कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, अ पेट्रियट मस्ट बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। एक सच्चा देशभक्त सरकार को
पसंद नहीं आया कि सरकार के खिलाफ बोल रहे, इसीलिए उनको देशद्रोही समझ रहे। यही हुआ है इसके साथ इंडिया में। अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांचते रहे कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जाम्पल है स्ट्रॉ मैन फैलेसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिलने लग रही है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने खुद इस रिजर्वेशन को हटाया था 2018 में, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से, थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रोटेस्टर्स की डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे इंडिया के गोदी पत्रकारों की भी जरा नॉनसेंस सुनिए। सुधीर चौधरी ने आज तक टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता दिया। हवा हवा में बातें करते हुए कहा कि इसके पीछे अमेरिका और बाकी पश्चिम देशों का हाथ है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। एक इन्फोग्राफिक में लिखा कि विकासशील जिलों के निवासियों के लिए 10% आरक्षण। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की तरफ बढ़ रहा हो, यानी डेवलपिंग, जबकि बांग्लादेश ने 10% कोटा पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए दिया है। और इसके बाद सुधीर कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और यही स्टूडेंट्स अपने देश में आरक्षण की मांग करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोधाभास। मुझे समझ नहीं आता कि सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों की रीजनिंग पावर सही में इतनी कमजोर है या फिर ये जानबूझकर जनता को बहकाते हैं। पहले खुद अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि भारत में जो आरक्षण है वो कास्ट के आधार पर है, जबकि बांग्लादेश में दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण है। वहां पर कोई जाति का आरक्षण नहीं है, धर्म का आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण अलग किस्म का है। तो फिर ये कंपैरिजन करने का क्या सेंस बना? इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि आज के दिन भी हमें कास्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रख ली थी। आज तक की ही वेबसाइट पर यह न्यूज आर्टिकल देखिए। गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव। 8 साल के बच्चे ने पानी की बाल्टी को हाथ लगा दिया तो उसे पीट दिया। इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने न्यूज लगा था और ये न्यूज वायरल होती है। और कहाँ हुई ये चीज? स्कूल में। सिख धर्म तो इगैलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल्स पर शुरू हुआ, यानी कि सब बराबर हैं, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं। और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस में डूबे हुए गोदी पत्रकारों के हिसाब से तो जातिवाद है ही नहीं देश में। इनके हिसाब से तो आरक्षण जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सब चंगा सी। इनसे मैं एक ही बात कहूंगा, आखिर जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते? कास्ट बेस्ड क्राइम खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कभी? ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, यहाँ तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SC ST OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद को खत्म कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये इंडिया की कास्ट रिजर्वेशन को बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन से कंपेयर करें। इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए है, लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कोई सेपरेट एथनिक माइनॉरिटी नहीं है, उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से अत्याचार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है देश का। अगर उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड लोगों का जो कोटा है उसे 2% कर दिया जाए, तो टोटल 7% रिजर्वेशन ही हो। अब मेरा पर्सनली मानना है दोस्तों, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट उठे इनके रिजर्वेशन के खिलाफ, ये सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी जो यहाँ पर है
वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। और इंडिया जैसे ही बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फराद हुसैन ने बताया पार्लियामेंट को फरवरी में कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट थी इनके देश में। अगर इन्हें फिलअप भी किया जाए तो भी काफी नहीं होगा। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 18 से 19 लाख यंग लोग हर साल जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। 17 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 2/3 है, यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बांग्लादेश में इकोनॉमी की भी हालत काफी खराब चल रही है। कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत लो हैं। 2022 में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी थी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रीबिल्ड करने के लिए। रिसेंटली एक प्लान भी जारी हुआ $5 बिलियन का लोन लेने के लिए चाइना से। अब वो अलग मुद्दा है अपने आप में कि जब भी कोई देश चाइना से लोन लेता है तो उससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, बल्कि एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाइना की डेट डिप्लोमेसी जो श्रीलंका के साथ देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है, 9% पर। लोगों का खर्चा बढ़ रहा है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्रूव करना तो सिर्फ पहली स्टेप है। अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है तो सरकार को फोकस करना होगा जॉब्स क्रिएट करने पर। और इन इकोनॉमिक मुश्किलों के अलावा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पॉलिटिकल मूव्स पर भी सवाल उठाए गए। जनवरी में उन्होंने अपनी 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीती, लेकिन इलेक्टोरल रिगिंग के बड़े बाहरी आरोप लगाए गए थे। इसी प्रोटेस्ट में पोस्टर्स और स्लोगन्स भी देखने को मिले जहां पर उन्हें डिक्टेटर बुलाया गया। जैसे कि ये स्लोगन, तुई के अमी के रजाकार रजाकार, के बोलचे साइराचार साइराचार। इसका मतलब है मैं और तू कौन, रजाकार रजाकार। ऐसा किसने कहा? डिक्टेटर डिक्टेटर। उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी और एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर ले पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि एग्जैक्टली 1971 की वॉर में क्या हुआ था। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Very informative. This video was very informative, and it's really good to have informations because you should know what is going around the world and what is going in our cities, state. It's good to have information, and I really like this video and it was very informative. जो इसमें बात किया है ना लास्ट में कि जॉब्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इतने अनएम्प्लॉयमेंट सोच के, नॉट इवन इन बांग्लादेश तो पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, बट लेट्स जस्ट कॉल इट बांग्लादेश, ओके? सो नॉट जस्ट ओनली बांग्लादेश बट इवन इन मुंबई, नॉट अबाउट मुंबई बट इन इंडिया देयर आर मेनी। रिसेंटली एक बात हुआ था कि एयर इंडिया का जो इंटरव्यू था ग्राउंड स्टाफ के लिए, इतने सारे लोग आए थे और वहां पर इतने सारे कमेंट्स थे कि लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर आप एयर इंडिया ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यू यूट्यूब पर भी सर्च करोगे ना, यू विल गेट सो मैनी, यू विल सी इट, यू विल गेट ऑल दोस वीडियोस, यू विल सी इतने सारे लोग, लाइक इतने अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, इतने जॉब्स की प्रॉब्लम्स होने लगी, इतने खर्चे बढ़ गए, प्लस अभी तो टैक्स भी बढ़ गया है। बहुत सारे इंडियंस तो अभी वेट कर रहे हैं कि कब वो दुबई शिफ्ट हो जाए, कब आउट ऑफ शिफ्ट हो जाए, बिकॉज इतना टैक्स, इतना जीएसटी। भाई अगर किसी के बैंक अकाउंट में 100 रुपया भी हो रहा है ना, तो वो 50 नहीं तो 25 तो काटेंगे ही। Why so much tax? Why so much GST? Anyways, I am no one to share all this, but this is very wrong and we should do a protest. हमें आवाज तो उठानी ही चाहिए because इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। So not just in Bangladesh, even in India, jobs की बहुत कमी है and I think jobs बढ़ने चाहिए। That's it for today's video, guys. We hope you like it. We don't have a V, but this was a part 2 and I hope you like it. And I hope you love the words which I said. So comment down below which video should I do the next. Like, comment, share, subscribe. See you in our next video. Bye.